सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। यानी कि 95 तक के चुनाव से पहले इस देश में ये कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टी के लोग ये कहते थे कि तुम्हारा अगर वोट तुम हाथी को डालोगे तो तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। तो सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने सोचा, इस पर अध्ययन किया, लोगों से बातचीत करी, कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, तो तब जाके समाज को, अपने समाज के स्टेटस के हिसाब से उनको समझाया कि भाई अब की बार तुम एक बार मेरे कहने से तुम अपने वोट को खराब ही कर दो। जब तुमको लोग समझाने के लिए आए कि भाई तुम्हारा हाथी का बटन दबाने से तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा, तो आप लोग ये कह देना कि भैया अब की बार तो हम हाथी का बटन दबा के अपना वोट खराब ही करेंगे, हमने सदुपयोग करके प्रूफ देख लिया है आप लोगों को देख करके। तो सम्मानित साथियों, पूरा उत्तर प्रदेश में लहर चली और नारा चला कि अपना वोट हाथी वाला बटन दबा के अपना वोट खराब कर दो। साथियों, ऐसा कॉन्सेप्ट चला, इतना हवा चली कि 1995 का चुनाव आता है और गरीब लोगों ने, हर एक जाति धर्म बिरादरी के गरीब लोगों ने साथियों अपना हाथी का बटन दबा करके इतना वोट खराब किया, इतना वोट खराब किया, इतना वोट खराब किया कि 67 एमएलए जीत करके आए। जब 1995 में 67 एमएलए जीत करके आए तो तब लोगों को ये पता चला कि अरे ये क्या माजरा है भाई, वोट खराब करने से तो एमएलए बन जाते हैं। ये तो ये कहते थे कि वोट खराब हो जाती है तुम्हारा हाथी का बटन दबाने से, लेकिन यहाँ तो बात समझ में कुछ दूसरी आ रही है। अब वो यहाँ तो बात समझ में ये आई कि हाथी का बटन दबा करके वोट खराब करने से हमारा एमएलए जीत गया, तो तब पता चला कि वोट खराब करने से तो एमएलए बन जाते हैं। और साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब उसी प्रकार से साथियों जब सरकार चली, जब साहब काशीराम जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1995 के दौर के अंदर 67 एमएलए बीजेपी के बीएसपी के थे और 150 भाजपा के थे। तो सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने समर्थन दिया नहीं था, समर्थन लिया था और उल्टा पहाड़ पे चढ़ाने का काम किया था इस नदी को। और साथियों, पहले 150 ज्यादा वालों की सरकार बनती थी, लेकिन पहली बार भारतीय इतिहास में कम लोगों वाली सरकार मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाने का काम किया। और ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि अभी तो मेरे समाज ने केवल वोट खराब करना सीखा है, अगर तूने अगली बार चुनाव करवाया, सरकार नहीं बनाई, समर्थन नहीं दिया, तो साथियों ने बताया कि अगली बार मेरा समाज वोट का सदुपयोग करना सीख जाएगा, गरीब समाज, तो अगली बार मेरे 150 विधायक हो जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके 67 विधायक रह जाएंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आप जानते हैं 3 जून 1995 को 150 वाली बीजेपी ने 67 विधायक वाली बीएसपी को समर्थन दिया और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। कितना आसान तरीका साथियों, वोट खराब करने से। सम्मानित साथियों, जब मान्यवर साहब काशीराम जी जब वो हो रही थी, सबको मंत्री पद बांटे जा रहे थे, तो जाट को भी बुलाया, गुर्जर को भी बुलाया, लोधी को भी बुलाया, कुर्मी को भी बुलाया, पटेल को भी बुलाया, वाल्मीकि रामविलास वाल्मीकि तक को भी दर्जा दिया, वो मतलब मंत्री बनाया। हर एक जाति धर्म बिरादरी के लोगों को मंत्री बना करके उनको लाल बत्ती गाड़ी दे करके, एम्बेसडर दे करके, आगे पीछे पुलिस बिठा करके हर एक जाति के लोगों को एक एक मंत्रालय दे करके उनको भेजते चले गए। और जब उनका लास्ट में नंबर आया तो लोगों ने कहा कि साहब आपके लिए भी गाड़ी आकर के यहाँ पर खड़ी कर दी है, आप भी कुछ सोच लीजिए। तो तब साहब काशीराम जी ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, मैं इस देश में गरीब लोगों की सरकार बनाना चाहता था, मेरा सपना पूरा हो चुका है, मुझको किसी नई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए वही पुरानी वाली एम्बेसडर लेकर के आओ, मुझे सरकार की एम्बेसडर की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए वही एम्बेसडर लेकर के आओ जिस एम्बेसडर गाड़ी को समाज के लोगों ने मुझको मूवमेंट के काम के लिए दिया था। जाओ तुम सरकार चलाओ, अब मैं समाज के अंदर मूवमेंट को, कैडर को चलाने का काम करूंगा। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मान्यवर साहब काशीराम जी को राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, तुम मुझे अपना स्टाम्प लगाने वाला बनाना चाहते हो, मैं आपके राष्ट्रपति के पद पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे 4 दीवारी में, तुम काशीराम को 4 दीवारी में बंद करना चाहते हो, मैं राष्ट्रपति पद के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर अपने समाज के लिए आंदोलन को खड़ा करूंगा और एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए गरीब लोगों को मैं तैयार करूंगा। सम्मानित साथियों, इतना बड़ा त्याग साहब काशीराम जी ने आपको करके दिखाया। एक बात आप लोग कान खोल करके आप लोग सुने
उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं होगा तब तक कोई तुम्हें दूसरा वोट नहीं देगा। हरियाणा के लोग सोचते हैं कि जाट हमारे पास आ जाए तो तब हम सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, पहले आपको खुद तैयार होना होगा, तब जाट भाई तुम्हारे साथ आएगा। चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और भी कोई स्टेट हो, दूसरी बिरादरी के साथी आपके साथ तभी आएंगे जब आपका घर तैयार होगा। इसका उदाहरण मैं आपको साथियों देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किस प्रकार से साथियों सरकारें एमएलए बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, घर के तैयार होने का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान में जब मैं प्रभारी था तो इस उदाहरण को मैं वहां भी देता था। आपको देश के लोगों को इस बात को समझना होगा सम्मानित साथियों। उदाहरण है आपके बीच में, राजस्थान एक स्टेट है, वहां पर झुंझुनू एक जिला है, वहां पर नवरगढ़ एक विधानसभा है, उसके अंदर राजकुमार शर्मा वहां से विधायक बनता है। उसके समाज की वोट 8000 है और हमारे समाज की वोट 60,000 है। उसके समाज की वोट 8000, हमारे समाज की वोट 60,000 प्योर, वहां पे 60,000 वोट है सम्मानित साथियों। वो 8000 वाला जो विधायक है राजकुमार शर्मा, चाहे निर्दलीय लड़ ले, चाहे कांग्रेस से लड़ ले, चाहे बीजेपी से लड़ ले, चाहे बीएसपी से लड़ ले, चाहे निर्दलीय लड़ ले, लेकिन वो विधायक बन जाता है। क्यों बन जाता है सम्मानित साथियों? उसकी एक टैक्ट है, उसकी एक उसकी सच्चाई है जिसको आपको समझना होगा सम्मानित साथियों। जब राजकुमार शर्मा जब वहां से विधायक जब वहां से पर्चा भरता है, जब राजकुमार शर्मा वहां से पर्चा भरता है तो उसके 8000 जो उसके बिरादरी के लोग हैं, 8000 जो उसके समाज के जो लोग हैं सम्मानित साथियों, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं 8 मिनट के अंदर। चाहे वो निर्दलीय पर्चा भर दे, चाहे कांग्रेस से पर्चा भर दे, चाहे बीजेपी से पर्चा भर दे, चाहे बीएसपी से पर्चा भर दे, सम्मानित साथियों उसके समाज के लोग 8000 लोग उसके खड़े हो जाते हैं। अब बस में और पान की दुकान पे, खोखे पे, दुकान पे, हर जगह वो एक ही चर्चा करते हैं कि भैया आपकी बात तो राजकुमार शर्मा जीतेगा। 8000 आदमी जब कहता है कि आपकी बात तो राजकुमार शर्मा जीतेगा, तो ये 60,000 आदमी वहां पर खड़ा सुनता रहता है। 8000 जब बोलता है कि राजकुमार शर्मा जीतेगा तो ये 60,000 सुनता है, और जब ये 60,000 सुनता है तो ये 8000 की हवा में बह जाता है। तो चाहे वो निर्दलीय लड़ ले, चाहे वो बीएसपी से लड़ ले, वो हर बार विधायक बनता है। ये बात मेरे साथियों वहां पे जाके मैंने नोट करी। इसलिए आपके पास कोई एक ऐसी विधानसभा नहीं होगी पूरे देश के अंदर जहां पे 8000 आदमी तुम्हारा कार्यकर्ता हो। 8000 आदमी तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन साथियों उनके पास 8000 आदमी कार्यकर्ता के रूप में तैयार है। तो जब 8000 के कहने पे ये 60,000 कह सकता है, तो जितने 60,000 ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया कोई दे चाहे ना दे, लेकिन हम तो अपना वोट हाथी वाला बटन दबा के बीएसपी को देंगे, तो ये 8000 भी ये कहेंगे कि भैया अब की बार तो बीएसपी वाला जीतेगा। फिर ये लोग कहेंगे कि भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं होगा तब तक कोई दूसरा तुम्हें वोट देने वाला नहीं है। ये मैं उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए मुख्य रूप से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। और बीएसपी को वोट देने का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने वहां के लोगों को समझाया कि जब आपका 60,000 वोटर होता है और जब आप अपना वोट कांग्रेस या बीजेपी को देते हैं, बीएसपी को वोट मिलता है 6000, बीएसपी को वोट मिलता है 6000, वहां पे वोट है 60,000। तो कांग्रेस और बीजेपी में बैठा हुआ तुम्हारा दुश्मन इस बात को समझ जाता है कि इसका मतलब ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। बहन जी का समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो सम्मानित साथियों वो तुम्हारे अधिकारों को छीनता है, क्योंकि सोए हुए लोगों के अधिकार छीने जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। और जब आपने अपना वोट अगर आपने बीएसपी को दे दिया, बेशक आप 1500 वोट से हार गए, लेकिन दुश्मन ये समझ जाएगा कि ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और अधिकार जो के प्रति जो लोग जागरूक होते हैं उनके अधिकार कभी छीने नहीं जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों इस फिलॉसफी को आपको समझना होगा इन लोगों की को। इसलिए साथियों आप लोगों को ये बात समझनी होगी, आपको बोलना होगा कि बीएसपी को वोट देने का मतलब होता है
ये प्रूफ करना कि मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूं। कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है दैट इज सेकेंडरी थिंग, ये बाद की चीज है। जब आप दोगे तो साथियों आपके थोड़े बहुत से आप हारोगे तो आपके सैनी भाई भी बोलेंगे, आपके जाट भाई भी बोलेंगे, आपके गुजर भाई भी बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे कि भैया थोड़ी से वोट से ये लोग पिछली बार हार गए थे, अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाएंगे। तो साथियों ये उदाहरण मैंने आपके बीच में रखा कि किस प्रकार से मान्यवर साहब काशीराम जी ने कम एमएलए में अपनी सरकार बना करके दिखाई थी। इतनी आसान तरीका है। तो हम जो बताना चाह रहे थे सरकार कैसे बनाई जाती है, तो साथियों ये साहब काशीराम जी की फिलॉसफी है। हमें साहब काशीराम जी को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, उनके पैटर्न पे हमको चलना पड़ेगा। अगर आपको अगर यकीन नहीं है पिछला एक और झारखंड का उदाहरण है, हमारे साथी लोग बताते रहते हैं बात गौतम और अमित पंत बौद्ध जी की, आप इसका आप लोग आप भाई साहब इसका जरूर आप उदाहरण देना। झारखंड के अंदर आप जानते होंगे एक मधु कोड़ा नाम का एक अकेला शख्स निर्दलीय चुनाव जीता था न, और वहां पे 81 एमएलए की सीट है। कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में 40-40 सीट हो पा रही थी। एक अकेला विधायक वो ऐसा फंस गया कि कांग्रेस में जाए तो उस कांग्रेस की सरकार बनती है और बीजेपी में जाए तो बीजेपी की सरकार बनती है। तो सम्मानित साथियों उस अकेले आदमी को आप जानते होंगे, साहब काशीराम जी का आशीर्वाद लेकर के उनके पैटर्न पे चलते हुए, तो साथियों आप जानते होंगे एक अकेला निर्दलीय विधायक था मधु कोड़ा, जिसको झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक अकेला निर्दलीय विधायक भी देश का मुख्यमंत्री बना। इतना आसान तरीका साहब काशीराम जी ने आपको बताने का काम किया। आप और उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अभी कर्नाटक का उदाहरण और महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। तो ये बहुत आसान तरीका आपको बताया कि आपको मेजॉरिटी में सांसद विधायक जीतने नहीं है, आपको तो दूसरे किसी के मेजॉरिटी में सांसद विधायक जीतने नहीं देने हैं। ये साहब काशीराम जी का पैटर्न साथियों आपको समझना पड़ेगा। जब से हमने साहब काशीराम जी को छोड़ा है, उनके आइडिया को छोड़ा है, हमने उनकी फिलॉसफी को छोड़ा है, हमने उनके कैडर कैंप को छोड़ा है, उनके मूवमेंट को छोड़ा है, जब से हम लोग हर रोज नीचे पायदान पे हम लोग जा रहे हैं, तो साहब काशीराम जी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपकी सरकार साथियों बन सकती है। तो ये बातें हम लोगों ने आपको बताई। निष्कर्ष के रूप में साथियों हम लोग आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, फिर अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने आपसे 45 मिनट का समय लिया था, लेकिन यहाँ पर लगभग जो है 1 घंटा हो चुका है, तो इससे ज्यादा हम लोग आपका समय नहीं लेंगे। इसलिए साथियों आप लोग इसको शेयर भी करते रहें। निष्कर्ष पे हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सरकार बनाने के लिए आंदोलन चाहिए। हमने पहले बताया आंदोलन का मतलब लोगों को जोड़ने का प्रोसेस चाहिए। किस विचार पे आप लोगों को जोड़ेंगे? आप शोषित वर्ग के बीच में जो डिफरेंस बनाया था उसको आपको आधार बनाना पड़ेगा। ये आपका आंदोलन बंद हो गया और आंदोलन के लिए कैडर चाहिए। कैडर आपको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जो कैडर कैंप आपके बंद हो गए हैं हम उनको फिर से खड़ा करेंगे और फिर से मान्यवर साहब काशीराम जी की तर्ज पे सरकार बना करके दिखाएंगे। ऐसा हम समाज से कमिटमेंट करते हैं। इसलिए घबराए नहीं। हम लोग बाबा साहब ने को जिस प्रकार से साहब काशीराम जी ने कहा था, साथियों एक मार्मिक बात मैं हम लोग आपके बीच में करते चले। जब साहब काशीराम बाबा साहब का नाम लेकर के घूम रहे थे तो ये लोग कहते थे, समाज के लोग, काश आज बाबा साहब होते तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं तुमको बाबा साहब को जिंदा करके तो नहीं दे सकता, लेकिन उनकी विचारधारा को तुम्हारे तक जरूर मैं पहुंचा सकता हूं, उनके नाम को मैं आपके बीच में ला सकता हूं। तो सम्मानित साथियों आज वही दौर चल रहा है। आज समाज कहता है कि काश आज मान्यवर साहब काशीराम होते। तो हमने भी सोचा कि साहब काशीराम जी को तो हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी विचारधारा को फिर से जिंदा हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने साहब काशीराम जी के नाम पर हम लोगों ने मूवमेंट चलाने का काम हमने शुरुआत करी है। मिशन साहब काशीराम जी का हमने चलाने का हमने प्रयास किया है सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है साथियों, आप लोग हमको इस बात को जो है हमको कैडर को फिर से खड़ा करना होगा। मिशनरी लोगों को जमीनी स्तर पर फिर से काम करना होगा। मिशनरी लोग अपने घर ना बैठे, वे लोग हताश होकर अपने घर ना बैठे, उनको फिर से काम करना होगा। विरोधियों की रणनीति पर हमको नजर रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर हम लोग को ध्यान रखना होगा। जी सर, छोटे मोटे मनमुटाव से पार्टी और मिशन को छोड़ करके नहीं जाना होगा। बहुत से लोग छोटी छोटी बात पर बहन जी से गुस्सा हो जाते हैं, बहन जी बना देती हैं कुछ,
तो साथियों वो बहुत गुण गाते हैं बहन जी के, और जब बहन जी उनको हटा देती है किसी वजह से, तो उसका कारण कोई भी हो सकता है, तो फिर वही लोग बहन जी को गाली तक भी देते हैं। जो लोग मुझसे मिलने नहीं देते थे लोगों को, ये कहते थे कि जयप्रकाश से मत मिलना, जो कभी प्रभारी हुआ करते थे और बीएसपी के लोगों को मुझसे मिलने के लिए मुझे अछूत की तरह, अनटचेबल की तरह जो दूर रखते थे, आज वही लोग बहन जी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सम्मानित साथियों। तो इसलिए आपको समझना होगा, छोटे मोटे मनमुटाव के चक्कर में आपको ना पड़ करके अपनी पार्टी मिशन को छोड़ना नहीं होगा। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, हमारे साथी लोग आपके सामने उदाहरण हैं। उनको कोई लालच नहीं है, ना उनको पार्टी को पद देती है, बल्कि उनको प्रताड़ना और सुननी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो मूवमेंट में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब काशीराम जी का पवित्र मूवमेंट है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो साहब काशीराम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसमें हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य खराब जरूर हो जाएगा। समाज में भाईचारा बनाने पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। मिशन में निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। मिशन के अंदर आप ये मत सोचो, जब मैंने शुरू में जब मैंने इस मिशन में मैंने कदम रखा था, इस मूवमेंट में मैंने कदम रखा था, तो मेरे एक गुरु हुआ करते थे अजीत गौतम जी, वो एक बात कहते थे कि इस मिशन की, एक मूवमेंट की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो इससे कुछ लेने के लिए आता है वो इसमें बर्बाद हो जाता है, और जो इससे कुछ देने के लिए आता है वो इसमें आबाद हो जाता है। ये इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, में निस्वार्थ भाव से हम लोगों को काम करना होगा। आपके सामने हम उदाहरण है कि मैं निस्वार्थ रूप से मैंने काम किया, और आदरणीय बहन जी ने मुझे इतना बड़ा प्यार भी देने का काम किया। आगे भविष्य बताएगा आगे क्या होता है। अगली पीढ़ी तक के लिए सोचना होगा, आपको अपने लिए केवल नहीं सोचना होगा, अगली पीढ़ी तक के लिए आपको सोचना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को साहब काशीराम जी ने जो उस दौर में काम करके दिखाया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम कैसे काम करें, आपको समझना होगा। साइकिल के पंचर के लिए 50 पैसे जिस शख्सियत के पास नहीं थे, उस आदमी ने आखिरी समय में ये कहा, हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए कहा अपने समाज के लोगों से कि जिस आदमी के पास में 50 पैसे साइकिल के पंचर के लिए नहीं थे, उसने ये कहा अपने आखिरी दिनों में कि इस दुनिया की सबसे सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर होती है। सम्मानित साथियों, ये क्यों आया ऐसा दौर, तो आपको समझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जिस आदमी ने पैदल चल के, साइकिल पे चल करके इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचा दिया हो, आज तो हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास सोशल मीडिया है, सारे संसाधन है, तो हम इस आंदोलन को पीछे कैसे जाने दें, हम इस पार्टी को पीछे कैसे जाने दें, ये मेरे नौजवान साथियों को सोचना पड़ेगा। जिन बुजुर्गों ने इस मूवमेंट को यहाँ तक खून पसीना से देकर के यहाँ तक पहुंचाया है, अगर हम इसे पीछे जाने दें तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी जातियों के लोगों को आपस में मिशन से जोड़ना होगा। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दुश्मन को मजबूत करने के लिए नहीं दिलाया था। इसलिए सम्मानित साथी, पूरे हो गए और हाँ, ये साथियों इंपॉर्टेंट बात है, ये हम बता करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, हमारी सरकार फिर से बनेगी, हमारी सरकार फिर से बनेगी साथियों, ये बात लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। उदाहरण के लिए एक प्रभारी राजस्थान के मेरे साथ जो थे माननीय धर्मवीर सिंह अशोक साहब, जिनके नेतृत्व में मुझे उधर काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, वो एक कहानी सुनाया करते हैं, आप लोग भी सुनो, उसका लाभ आप उठाएंगे। उसके बाद हम अपनी बात को हम लोग साथियों हम समाप्त करेंगे। एक किसान होता, आप लोग हताश हो जाएंगे, हताश हो जाते हो। एक किसान होता है सम्मानित साथियों, एक किसान होता है, वो अपनी फसल को, वो अपने खेत को जोतता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, नराई करता है, फसल को तैयार करता है। पता चला ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, तो क्या उसके बाद वो किसान अपनी अगली बार फसल को बोना बंद कर देता है? नहीं करता। वो अगली बार फिर बोता है, फिर नराई करता है, फिर बुराई करता है, फिर जुताई करता है, फिर बीज डालता है, फिर उसमें अनाज डालता है, फिर उसमें वो सिंचाई करता है, फिर फसल को तैयार करता है। अगली बार फिर क्या हुआ, वहां सूखा पड़ गया, फिर वो फसल खराब हो कि क्या वो उसको फिर से तैयार करना बंद कर देता है? किसान उस जमीन को बोना बंद कर देता है? नहीं करता है। उपजाना बंद करता है? नहीं करता है। वो फिर से तैयार होता है, वो फिर से खड़ा होता है। अगली बार पता चला उसने फिर फसल तैयार करी, अगली बार पता चला कि चोर काट के ले गए, तो क्या वो घर बैठ जाता है? उसके बाद नहीं बैठता। क्यों? उसे एक उम्मीद है, कभी तो मेरी फसल होगी, यही तो मेरे रिसोर्सेस है, ये तो मेरे साधन है, इसी को छोड़ के बैठ जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। इसी प्रकार से सम्मानित साथियों, हम एक बार हार जाएं,
2 बार हार जाएं, 3 बार हार जाएं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम हारे तो हैं, जैसे वो किसान समझता है कि मेरी फसली तो गई है, ये चोर या सूखा या बाढ़ मेरी फसली तो खराब हुई है, लेकिन जमीन तो मेरे पास है। ठीक उसी प्रकार से हम 1 बार हार जाए, 2 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, हम हारे तो हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम का, बाबा साहब का, महापुरुषों का, फूले साहू का, नारायण गुरु का, पेरिया रामास्वामी नायकर का, बिरसा मुंडा का, संत रविदास, कबीरदास, घासीदास, बुद्ध, सभी महापुरुषों का आंदोलन तो हमारे पास है, आंदोलन रूपी खेत तो हमारे पास है। उसके दम पर हम लोग सम्मानित साथियों आपको समझना होगा कि भैया हारे ही तो हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती तो अभी भी हमारे पास है। इसलिए सम्मानित साथियों हमको इसी उम्मीद को लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना होगा और हमको फिर से सरकार बनाने के लिए काम करना होगा। इसलिए सम्मानित साथियों मैंने 10 मिनट आपकी और ज्यादा ले ली है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, खास तौर से युवा साथियों से निवेदन है कि हमारे बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक इस मूवमेंट को लेकर के आए हैं। आपको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और मूवमेंट के आधार पर ही हम लोग सरकार बना सकते हैं। तो सरकार बनाने का आसान तरीका जो है वो मूवमेंट है। साहब काशीराम जी का हमें कैडर कैंप फिर से तैयार करना होगा, हमें साहब काशीराम जी को जिंदा करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने साथियों ये कैडर कैंप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम आशा उम्मीद करते हैं आप हमारे इस मूवमेंट में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, लोग नई नई पार्टी बनाएंगे, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। लोग कोई कहीं से मैनेज है, कोई कहीं से मैनेज है, आपको अपने आंदोलन पे ध्यान देते हुए अपनी सरकार बनाने के लिए काम करना होगा। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे प्रोजेक्ट चलाने वाले नितिन भाई जिनका अपना स्कूल है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, इंजीनियर साहब का करता हूँ, अमित पंत बौद्ध जी का और भारत गौतम जी का और तमाम हमारे जो साथी जो इसको लाइव दिखा रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बसपा, धन्यवाद।